उसका कारण ये है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक ऐसा छक्का मारा है जो आने वाले समय तक उसकी गूंज रहेगी। राष्ट्रपति, कार्यपालिका और विधायिका दो के बीच में द्वंद्व बहुत पहले से चलता आ रहा, अभी कुछ ज़्यादा हो गया, और खासकर 90 के दशक के बाद बहुत ज़्यादा हो गया। अपने हिसाब से कोर्ट चल रही हैं, कोर्ट अपने हिसाब से देश को चला रही हैं। क्या कोर्ट को ये अधिकार दिया गया है? क्या देश को चलाने का अधिकार आपने कोर्ट को दिया है? नहीं। क्यों नहीं दिया है? क्योंकि आपने कोर्ट के किसी भी जज को चुना नहीं है, वो चुनकर नहीं आया है। देखिए, समझिए, डेमोक्रेसी में चुनाव का महत्व है, डेमोक्रेसी में पद का महत्व नहीं है, डेमोक्रेसी में संवैधानिक पद का भी महत्व नहीं है, दादागिरी किसी भी प्रकार की उसका कोई महत्व नहीं है। अगर किसी चीज़ का महत्व है तो वो है डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेसी मतलब आपने जो वोट दिया, आपने जिसको चुना, उसको, वो आपके लिए काम करेगा, वो आपका रिप्रेजेंटेटिव है, और जो आप चाहेंगे उस हिसाब से देश चलेगा, देश की जनता जैसा चले। वरना राजाशाही में कौन सी बुराई है? कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, जनता को नहीं मालूम कि क्या करना है, हम बताएंगे। डेमोक्रेसी अगर नंबर क्या कहते हैं उसको, अथॉरिटेटिव डेमोक्रेसी है, तो हम उसको नहीं मानेंगे। तो वो हमको बताएंगे कि क्या सही है, कम लोग हमको बताएंगे कि क्या सही है। ये तो राजा के समय में होता था, राजा ने और दरबार ने जो डिसाइड कर लिया वो पूरी प्रजा मानती थी। अपन ने हटाया क्यों? अपन डेमोक्रेसी पे क्यों है? हमारी बात सुनी जाएगी, जनता की बात सुनी जाएगी, इसलिए डेमोक्रेसी पे है कि हम वोट करेंगे, हमें यदि पसंद नहीं आएगा तो हम उस राजा को हटा देंगे, दूसरे राजा को रख लेंगे। राइट? कोई दूसरा और तो कुछ और मतलब नहीं था ना इसका। चलिए, तो जब डेमोक्रेसी में सबसे ऊपर कौन है? डेमोक्रेसी में कुछ लोगों को गलतफहमी होती है, वो कहते हैं हम सबसे ऊपर हैं, हम कस्टोडियन हैं। नहीं, जनता सर्वोपरि है। जनता यानी कि आप, एक वोट सर्वोपरि, सबसे ऊपर है। वो किसी भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर है, वो किसी भी राष्ट्रपति के भी ऊपर है, क्योंकि राष्ट्रपति भी आपने ही बनाना है। इसलिए जनता सर्वोपरि है, और कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात का बहुत क्लियर कट उल्लेख है कि जनता ही सर्वोपरि है, जनता ही सबसे ऊपर है, जनता ही सबसे ऊपर रहेगी। ठीक है ना? क्लियर है? चलिए, अब आगे चलते हैं और देखें जरा हुआ क्या मैटर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 14 सवालों से नए सीजीआई पीआर गवई का सामना। क्या है पूरा मामला? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक लेटर लिखा, सुप्रीम कोर्ट को लेटर लिखा, उसमें 14 सवाल दागे, और बीआर गवई अभी बैठे भी नहीं थे कुर्सी पे, कि उनकी कुर्सी पहले ही हिल गई। और बहुत अच्छा हुआ, ये बहुत आवश्यक था। ये इसलिए आवश्यक था कि क्योंकि कुर्सी पर बैठने से पहले उनके जो बयान आए थे कि हम आयरन हैंड से इसको डील करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, वो जो जो तमाम सारे बयान आए थे कि फलाना ही सर्वोपरि है, कोर्ट ही सर्वोपरि है, कोर्ट को अधिकार है समीक्षा करने का। सर्वोपरि नहीं हो आप, समीक्षा का भी अधिकार नहीं है आपको। आपको अधिकार बहुत लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड अधिकार है। और अधिकार सिर्फ इस बात का है कि आप कोई चीज़, कोई लॉ बन रहा है, कोई बन चुका है, रहा नहीं, जो बन चुका है, उसमें यदि कहीं कोई ऐसी कोई बात है, उसको रेक्टिफाई करने का, लॉ बदलने का, लॉ को स्ट्राइक डाउन करने का आपके पास अधिकार ही नहीं है। बहुत जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, ये अधिकार है ही नहीं सुप्रीम कोर्ट के पास। लोगों को गलतफहमी है, बहुत सारे जजेस ने जितने भी अब तक फैसले दिए हैं वो गलत हैं, नल एंड वॉइड है। ऐसे फैसले वो दे ही नहीं सकते, उनको अधिकार ही नहीं है, और कायदे से उनके ऊपर केस कर होना चाहिए, केस चलना चाहिए। नियम तो ये कहता है। ठीक है? चाहे वो कांग्रेस के ज़माने में हो, चाहे बीजेपी के ज़माने में हो। ठीक है? जयंत अवस्थी जी नमस्ते भैया, आइए, स्वागत है। नारायण शंकर रमन जी, राम राम भैया, बहुत बहुत स्वागत है। तो अब सवाल क्या पूछे 14, उस पर तो बाद में जाएंगे, पर पहले ज़रा इन सवालों पे एक निगाह डालें। वाह, ये ऐसा प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति भारत गणराज्य, और ये उनके सवाल हैं। अब इन सवालों का जवाब सुप्रीम कोर्ट को देना है। सबसे बड़ी बात, इन सवालों का जवाब देने के लिए सुप्रीम कोर्ट को कोई एक जज इसका जवाब नहीं दे पाएगा। इनको संवैधानिक बेंच का गठन करना पड़ेगा इसका जवाब देने के लिए, क्योंकि जिसने पूछा है वो भारत का प्रथम व्यक्ति है, प्रथम नागरिक, और वो संवैधानिक पद है। उसको आप चलते फिरते कोई भी एड्रेस नहीं कर सकता, किसी को अधिकार नहीं है कि राष्ट्रपति को एड्रेस कर दे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सोचिए आप, कोर्ट कितना छोटा, कितना बौना है, मैं आपको ये बताता हूँ। एक IAS IPS या जितने भी SAG ग्रेड 1 के ऑफिसर होते हैं, वो पद और गोपनीयता की जब शपथ लेते हैं तो उसमें ये लिखा होता है कि इनके ऊपर कोई केस नहीं चल सकता, इनको इम्यूनिटी होती है। क्यों? क्योंकि वो फॉर एंड ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया काम करते हैं। कोई भी टेंडर आप निकलता ना, उसको देखिए, यदि केंद्र का टेंडर है तो उस पर लिखा होगा फॉर एंड ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है? एक छोटा सा अदना सा रिप्रेजेंटेटिव, जो बहुत ही छोटा है, पहली पायदान राष्ट्रपति के सिंहासन तक जाने की जो पहली पायदान है, पहली सीढ़ी है, आप तो उस पर भी केस नहीं कर सकते नामजद, क्योंकि उसको इम्यूनिटी प्राप्त है, फॉर एंड ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो। आप उस पर केस नहीं कर सकते, संवैधानिक तौर पर यह केस माना नहीं जाएगा, आपको नाम हटाना ही होगा। अनटिल अनलेस आप ये साबित कर दें कि पद का दुरुपयोग है, तो कर सकते हो आप। और पद का दुरुपयोग व्यक्तिगत होता है, उसमें कर सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते, किसी भी चीज़ में नहीं कर सकते। उसने ब्रिज बनाया, ब्रिज गिर गया, आप सोचोगे वो इंजीनियर को जो है मैं उसको फांसी चढ़ा दूँ, नहीं कर पाओगे आप करप्शन का चार्ज लगा तो वो व्यक्तिगत है, पद पर कुछ नहीं, पद पर कुछ नहीं होता, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको। ठीक है? इसी प्रकार से IPS है, उसने गोली चलाने का ऑर्डर दे दिया, उसमें 2 लोग मर गए, आप सोचो कि हम उस पर 302 का मुकदमा लगा दें, नहीं लगेगा, क्योंकि फॉर एंड ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वर्क कर रहा है, वो एक्ट जो कर रहा है फॉर एंड ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जो एक प्यादा है, जब उस पर ही नहीं हो सकता
क्योंकि उस पर राष्ट्रपति का पीछे से मोहर है। तो राष्ट्रपति के ऊपर क्या कोई बात कही जा सकती है कोर्ट के द्वारा? एक कॉमन सेंस है सर, मेरे नौकर के नौकर के नौकर के नौकर को कोई हाथ नहीं लगा सकता, तो क्या कोई मुझसे आके सीधे मुझे उंगली कर सकता है? क्या नहीं कर सकता ना। उसी प्रकार से मर्यादा भंग कर दी सुप्रीम कोर्ट ने, और इसलिए सवाल पूछे गए। अब जरा सवालों पर आइए, सवाल बहुत आवश्यक है, आपको समझने होंगे। ठीक है, सबसे पहला सवाल, जब राज्यपाल को भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत कोई विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तो उसके सामने संवैधानिक विकल्प क्या है? राज्यपाल के ऊपर सबसे पहला इन्होंने, मैंने क्या कहा था, देखिए कोर्ट टेस्टिंग द वाटर्स करता है। उसने पहले राज्यपाल, जब राज्यपाल के ऊपर इन्होंने बंदिश लगाई थी, मैंने कहा था आज राज्यपाल के हुआ, कल देखते जाइए आप। ये टेस्टिंग द वाटर्स था। उसी समय आपको चिल्लाना चाहिए था, उसी समय आपको इनके खिलाफ महाभियोग का एक प्रस्ताव लाना था। लाते ही पता नहीं, हिम्मत ही नहीं है, डर इतना ज़्यादा है, पता नहीं क्या डर है। तो राज्यपाल के खिलाफ जो ये लेकर आए थे कि नहीं इतने दिन में आपको फाइल डिसाइड करनी होगी। अब महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने पूछा है कि भैया बताइए कि अनुच्छेद 200 के तहत क्या संवैधानिक विकल्प है। यदि उससे सहमत नहीं होता, आप उसके पास कोई बिल लेकर आए, अब उससे सहमत नहीं है, तब क्या करेंगे? क्या क्या विकल्प है पहले तो ये बताइए। सहमति असहमति तो बाद की बात आएगी, अभी बाद में आते हैं। नंबर 2, क्या राज्यपाल भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत किसी विधेयक को प्रस्तुत किए जाने पर अपने पास उपलब्ध सभी विकल्पों का प्रयोग करते समय मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सहायता और सलाह से बाध्य है? ये बहुत बड़ी बात है। राज्यपाल को किसी भी स्टेट गवर्नमेंट ने यदि कुछ भी लिखकर दिया है, क्या वो उसको मानने के लिए बाध्य है? भारत का संविधान कहता नहीं, बिल्कुल बाध्य नहीं है। पहले वाले सवाल का मैं जवाब आपको देता हूँ। संवैधानिक विकल्प क्या है? राज्यपाल के पास पूरे संवैधानिक विकल्प खुले हैं। अपने विवेकाधिकार से राज्यपाल काम कर सकता है और उसे नज़ीर माना जाएगा, उसे ही एकमात्र अशोक की लाट प्राप्त है, वही जो कहेगा वो सही होगा। दूसरी बात का इन्होंने बोला कि क्या मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह को मानने के लिए बाध्य है? बिल्कुल बाध्य नहीं है राज्यपाल। ठीक है, क्लियर। जजों के हर बयान आने वाले टाइम में उनके लिए ही मुसीबत बनेंगे। इस कूटनीति में घोड़े की ढाई घर की चाल में फंसेंगे, मजा आएगा। धन्यवाद धनखड़ जी को कोटि कोटि प्रणाम। नहीं नहीं, ऐसा नहीं जैसा आप सोच रहे हो, कुछ कर नहीं पा रहे सर। ये तो वो वाली बात है, अरे असी एक्सपोज कर रहे हैं। रियलिटी है कि कुछ कर नहीं पा रहे, मन मसक के रह जा रहे हैं, और वो हर असंवैधानिक कार्य कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। तीसरे सवाल पर आते हैं। जरा तीसरा सवाल भी ले लीजिए। तीसरे सवाल में क्या है? क्या राज्यपाल द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत संवैधानिक विवेक का प्रयोग न्यायोचित है? न्यायोचित नहीं, एकमात्र यही चीज़ दी गई है राज्यपाल को कि वह अपने संवैधानिक जो उसको वो मिला हुआ है, पद मिला हुआ है, उस पर वह अपने विवेक से काम करेगा। बहुत लच्छेदार भाषा में घुमा घुमा कर राष्ट्रपति महोदया ने सवाल पूछे इनसे, और इसमें सुप्रीम कोर्ट तो फंस जाएगा बहुत बुरी तरह से। क्यों? अगले सवाल पर आते हैं। 4 नंबर, क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 361, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपालों को कार्य के संबंध में न्यायिक समीक्षा का पूर्ण प्रतिबंध लगता है? क्या न्यायिक समीक्षा पर पूर्ण प्रतिबंध लग जाता है यदि राज्यपाल ने कुछ कर दिया तो? क्या उसको न्यायालय उसको सुन सकती है, नहीं सुन सकती है? इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट को देना है। ये बड़ा मजेदार केस है सर। अभी इनको मालूम चलेगा कि ये कितना इल्लीगल काम कर रहे थे। इल्लीगल आइल से इल्लीगल है ना, देश के विरुद्ध, कानून के विरुद्ध काम कर रहे थे। आप किसी राज्यपाल के द्वारा पारित किसी आदेश को आप कोर्ट में ले जाके चैलेंज कर सकते हो क्या? क्या आपको पावर है? क्या नहीं है आपको पावर। ठीक है, ये जितने भी अब तक इन्होंने काम किए सारे गलत है। 5 नंबर पर आते हैं। संवैधानिक रूप से निर्धारित समय सीमा और राज्यपाल द्वारा शक्तियों के प्रयोग के तरीके के अभाव में क्या राज्यपाल द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत सभी शक्तियों के प्रयोग के लिए न्यायिक आदेशों के माध्यम से सीमाएं लगाई जा सकती हैं और प्रयोग के तरीके को निर्धारित किया जा सकता है? अब जबकि संविधान में जो प्रदत्त शक्तियाँ हैं उनमें क्लैरिटी नहीं है, वो नहीं बताया गया क्या क्या शक्तियाँ किस तरीके से आपको काम करना है। ये अभाव है कि इतने टाइम में इतनी फाइल निपटनी चाहिए, नहीं निपटनी चाहिए, इसका अभाव है। बहुत सारे और भी बहुत सारी शक्तियों के उसमें अभाव है। तो ऐसे में क्या न्यायिक आदेश के माध्यम से राज्यपाल के ऊपर सीमाएं लगाई जा सकती हैं? आपको नहीं मालूम हो तो बता दूं, राज्यपाल एक संवैधानिक पद होता है जिसको अशोक की लाट मिली होती है। ठीक है, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के जज को मिली होती है उसको भी मिली होती है। और राज्यपाल प्रदेश का प्रथम नागरिक होता है, मेयर आपकी सिटी का प्रथम नागरिक होता है। ठीक है, समझ लीजिए जरा। मेयर को आप जो छोटा आंक लेते हैं कि इसकी औकात क्या है, नहीं, वो आपकी सिटी का, आपके जिले का प्रथम नागरिक है। ठीक है, दूसरी बात कि क्या न्यायिक समीक्षा के जरिए राज्यपाल के ऊपर कोई टैब, कोई बंदिश लगाई जा सकती है? नियम अनुसार नहीं लगाई जा सकती। राज्यपाल के ऊपर आप कोई भी बंदिश नहीं लगा सकते, इसके लिए राष्ट्रपति ही कुछ कर सकती हैं। यह आपका क्षेत्राधिकार है ही नहीं। आप तो घुस गए दूसरे के काम में। स्क्रू वाला मैकेनिक जो अब तक गाड़ी सही कर रहा था वो घुस गया, कहता मैं तो ओपन हार्ट सर्जरी करूंगा। ओटी में घुस गया साहब वो। समझिए। आइए और आइए, संवैधानिक रूप से निर्धारित, अच्छा ये हो गया। छठा, क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक विवेक का प्रयोग न्यायोचित है? संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, भारत के राष्ट्रपति जो कार्य करेंगे वह अपने बुद्धि विवेक से कार्य करेंगे। जहां अगर कुछ उनको लगता है
मान लीजिए कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ है तो अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे। ये शक्तियां राज्यपाल को, राष्ट्रपति को, दोनों को बहुत स्पष्ट रूप से संविधान में लिखी हुई है, बहुत स्पष्ट रूप से, एकदम क्लियर कट है। ऐसे में आप कौन होते हो बीच में अड़ंगा डालने वाले? क्यों पूछा उन्होंने राष्ट्रपति के लिए? अगले सवाल में आपको समझ में आ जाएगा। संवैधानिक रूप से निर्धारित समय सीमा और राष्ट्रपति द्वारा शक्तियों के प्रयोग के तरीके के अभाव में क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति द्वारा विवेक के प्रयोग के लिए न्यायिक आदेशों के माध्यम से समय सीमाएं लगाई जा सकती हैं और प्रयोग के तरीके को निर्धारित किया जा सकता है? बहुत गंभीर सवाल है। राष्ट्रपति को सिर्फ और सिर्फ आप गवर्न कर सकते हो किससे? एक ही चीज से, वो संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। अब इन्होंने जो पूछा है, इन्होंने पूछा है कि पहली बात, क्या राष्ट्रपति अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकते हैं? मेरे विवेक के ऊपर है, मुझे इस फाइल को 1 दिन में निपटाना है या 300 दिन में निपटाना है या मुझे 3 साल में निपटाना है, मेरे ऊपर है। ये मैं अपने विवेक से सोचूं, विचारूं और मुझे लौटाना तो मैं लौटा दूं। ये राष्ट्रपति का विवेकाधिकार है और राष्ट्रपति का विशेष अधिकार है, इसे कोई नहीं मिटा सकता। अगर आपको इसे मिटाना तो 3/4 मेजोरिटी के साथ आपको नया कानून लाना पड़ेगा, ठीक है? इससे नीचे में काम नहीं बनेगा, क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है, बिल्कुल स्पष्ट अंकित है, राष्ट्रपति इज फर्स्ट सिटीजन ऑफ दिस कंट्री और वो सुप्रीम है। तीनों फोर्सेस के कमांडर वही हैं, ठीक है? आपका सीडीएस नहीं है सर, सीडीएस तो उनके नीचे आता है, ठीक है? तो तीनों सेनाओं का अध्यक्ष जो है वो राष्ट्रपति होता है, उसको पावर बहुत ज़्यादा है। ये बात अलग है कि आप बिल देते हो, लोग कहते हैं रबर स्टैंप, रबर स्टैंप नहीं है सर, वो लौटा दे। अभी देखिए ना, प्रणब मुखर्जी थे तो रबर स्टैंप नहीं थे। इट डिपेंड्स ऑन प्रेसिडेंट टू प्रेसिडेंट, कौन किस तरह से काम करता है। जैसे द्रौपदी मुर्मू जी काम कर रही हैं, अब इनको रबर स्टैम्प नहीं बोल पाओगे आप, इन्होंने सीधे सुप्रीम कोर्ट से ही सवाल कर दिए। सुप्रीम कोर्ट की सिट्टी पिट्टी को में अभी तक तो जवाब आया नहीं, कब आएगा देखेंगे। तो कहते हैं कि क्या राष्ट्रपति को इस बात के लिए बाध्य किया जा सकता है? न्यायिक समीक्षा के द्वारा, न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं, न्यायालय समीक्षा कर सकती है सर, कुछ और नहीं कर सकती। तो क्या न्यायिक समीक्षा के द्वारा कोई ऐसा आदेश राष्ट्रपति को दिया जा सकता है कि उसमें समय सीमा में बांधा जाए? नहीं दिया जा सकता, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल काम किया और बेहद इलीगल काम किया भारत के प्रथम नागरिक के खिलाफ, राष्ट्रपति जो सबसे ऊपर है, सुप्रीम है। 8 नंबर पे पूछनी है, राष्ट्रपति की शक्तियों को नियंत्रित करने वाली संवैधानिक योजना के प्रकाश में क्या राष्ट्रपति भारत के संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत संदर्भ के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय की सलाह लेने और राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति की सहमति के लिए विधेयक को सुरक्षित रखने अथवा सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने के लिए आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं है, ऐसा कहीं लिखा ही नहीं है और ना ही ये प्रैक्टिस रही है। 2 चीज़ें होती हैं, एक लिखा हुआ और एक जो एक जनरल प्रैक्टिस होती है, यानी परिपाटी जिसे हम बोलते हैं। तो जनरल प्रैक्टिस भी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट से किसी चीज़ के बारे में पूछे, नहीं पूछा जाता और नहीं पूछेंगे। सुप्रीम कोर्ट कोई पापा नहीं है कि हर चीज़ उससे पूछने जाएंगे। हर किसी का अपना क्षेत्राधिकार है, हर कोई अपने क्षेत्राधिकार में काम करता है। एसपी जाकर डीजीपी से नहीं पूछता रोज कि सर मुझे क्या करना है। जो थाना इंचार्ज है वो जाके हर केस के लिए एसपी से नहीं पूछता सर इस केस में क्या करना है। एसपी से कोई विशेष अधिकार, कोई विशेष बात आ जाएगी तो उसको कर देगा वो, हाँ अच्छा ये करना तो मैं कर दूंगा, उस पर भी उसी का अधिकार है। वो तो डर के मारे करता है, अगर वो अड़ जाए कि मुझे आपके हिसाब से केस नहीं करना तो आप प्रभाव, उस पर दबाव नहीं बना सकते, आप उसको ट्रांसफर कर देते हो, उसको डर लगता है इसलिए करता हो। कायदे से तो उसे नहीं करना चाहिए आपके कैसे, कायदे से थाने का इंचार्ज वही है, स्टेशन हाउस ऑफिसर इज द हेड ऑफ थाना, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं चल सकता कायदे से। अगर वो अपनी पे आ जाएगा तो आ जाएगा, उसने जिसकी एफआईआर करनी कर देगा, चाहे मुख्यमंत्री बना रहे हो, ठीक है ना। बात बाकी बाद में देखी जाएगी, लेकिन वही है कि बाद में पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर कोई नहीं करता, इसलिए ये चीज़ होती है। पर रियलिटी है, हर आदमी का अपना एक क्षेत्राधिकार है, विशेषाधिकार है, उस क्षेत्राधिकार विशेषाधिकार में कोई दूसरा नहीं घुस सकता। तो राष्ट्रपति केस में क्या ये घुस सकते हैं? उन्होंने सवाल पूछा है राष्ट्रपति ने, जवाब मैं आपको दे रहा हूँ, नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट के जवाबों का हम इंतजार करेंगे। 9वें नंबर पर पूछा, क्या भारत के संविधान अनुच्छेद 200 और 201 के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति के निर्णय कानून के लागू होने से पहले के चरण में न्यायोचित है? क्या न्यायालय के लिए किसी विधेयक के कानून बनने से पहले उस वस्तु विषय पर न्यायिक निर्णय लेना स्वीकार्य है? बिल्कुल भी नहीं। 2 टूक लिखा हुआ है। पहली बात, भारत के राष्ट्रपति और राज्यपाल, देखिए कितना ज़्यादा फर्क है और कितने क्लियरली लिखा हुआ संविधान में। भारत के राष्ट्रपति और राज्यपाल कोई ड्राफ्ट यदि तैयार हो रहा है कानून बनने के लिए, उसमें छेड़खानी कर सकते हैं। ये क्या बना रहे हो, गलत है, इसको हटाओ, इसको लगाओ। ये राष्ट्रपति और राज्यपाल कर सकते हैं, उनको अधिकार है, लेकिन कोर्ट को अधिकार नहीं। कोर्ट को अधिकार कब है? जब कानून बन जाए, राष्ट्रपति के साइन हो जाए, उसके बाद समीक्षा कर सकते हो, उससे पहले नहीं कर सकते। ये इलीगल है, अवैध काम है, ठीक है। जो कोर्ट ने किया है, जो कोर्ट ने अपनी दखलंदाजी करी है, जो अपनी टांग भिड़ाई है, ये कहा है कि नहीं, हम ड्राफ्ट में उन्होंने बोला इसमें चेंज करो। नो, यू आर नोबडी, आप नहीं बोल सकते, आप कोई भी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो आप। चलिए हटिए साइड से, हवा आने दीजिए, शुद्ध हिंदी में कहें तो आपको अधिकार ही नहीं है बॉस। ये आप अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हो, इन सब पर पद के दुरुपयोग का मुकदमा चलना चाहिए कायदे से, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। 10 नंबर पे क्या पूछा है, क्या संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग और राष्ट्रपति राज्यपाल के आदेशों के भारत के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत किसी भी तरह से प्रतिस्थापित किया जा सकता है? यदि कोई निर्णय राष्ट्रपति या राज्यपाल ने दे दिया तो क्या उसे प्रतिस्थापित किया जा सकता है? नहीं, ये भी नहीं किया जा सकता है। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या जवाब देता है। 11 नंबर पर पूछा है, क्या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल की सहमति के बिना लागू कानून है? बहुत बड़ा सवाल पूछा है। अभी एक कानून जो है
तमिलनाडु में उन्होंने लागू कर दिया, बोले बिना गवर्नर की कंसेंट के। तो क्या बिना गवर्नर की कंसेंट के लागू हो सकता है? नहीं। स्टेट का हेड कौन होता है? चीफ मिनिस्टर नहीं, वो कार्यवाहक होता है। हेड होता है गवर्नर, कार्य करने वाला एग्जीक्यूटिव फंक्शनरी में टॉप है चीफ मिनिस्टर। वो मालिक नहीं है, मालिक गवर्नर है, कस्टोडियन गवर्नर है पूरे स्टेट का। अगर गवर्नर ने कंसेंट नहीं दिए, गवर्नर ने साइन नहीं किए, तो वो कानून बन ही नहीं सकता और वो लागू हो ही नहीं सकता किसी भी हालत में। लेकिन तमिलनाडु ने किया और कोर्ट ने उसको बोला कि हाँ ठीक है, आप कर सकते हो। ये असंवैधानिक, इलीगल, अवैध, गैर कानूनी काम है जो इन्होंने किया। ठीक है, अब आते हैं 12 नंबर पर। भारत के संविधान के अनुच्छेद 143 के प्रावधान मद्देनजर क्या इस माननीय न्यायालय की किसी भी पीठ के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि वे पहले तय करे कि उसके समक्ष कार्रवाई में शामिल प्रश्न ऐसी प्रकृति का है जिसमें संविधान की व्याख्या के रूप में कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हैं और इसे कम से कम 5 न्यायाधीशों की पीठ को संदर्भित करें। अब आप समझिएगा, ये जो दो बेंच बैठकर बता दे रही है राष्ट्रपति को क्या करना है, क्या ये कर सकती हैं? क्या संवैधानिक पद है? ये तो गवर्नर को भी नहीं कर सकते। अगर आपको गवर्नर के लिए भी कोई समीक्षा भी करनी है तो भी 5 जजेस की, कम से कम 5 जजेस की बेंच चाहिए आपको। ठीक है, और 5 की क्यों चाहिए? वो तो उस जमाने में था जब 8 जज की टोटल आपकी बेंच थी, तब 5 थे। आज कितने जज हैं? 30 है ना, 30-32 जितने भी हैं, तो 28 की बनाओ ना बेंच। मेजॉरिटी कैसे साबित होगी? हाँ, तो 5 जजेस की बेंच कैसे संवैधानिक बेंच हो जाएगी जबकि मेजॉरिटी बाहर है? संवैधानिक बेंच का मतलब क्या हुआ कि मोर देन 75% लोग इस बात के हामी बने। तो मोर देन 75% तो आपके है ही नहीं, उसमें तो 5% लोग हैं जो बैठ के डिसाइड कर रहे हैं भारत का फ्यूचर। तो ये संवैधानिक बेंच नहीं कहला सकती। इसमें भी भारत को बदलाव करने की आवश्यकता है। भारत की मूल भावना कैसे समझ में आएगी? इन जजेस के जरिए थोड़ी समझ में आएगी। 13 नंबर पर, क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां प्रक्रियात्मक कानून के मामलों तक सीमित हैं या भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत ऐसे निर्देश जारी करने, आदेश पारित करने तक विस्तारित है जो संविधान या लागू करने के मौजूदा मूल के प्रक्रियात्मक प्रावधानों के विपरीत या असंगत है? बहुत बड़ी सवाल पूछ लिया उन्होंने। सवाल सीधा सीधा ये है कि आप ये बताइए कि आपको पावर क्या दी गई है? क्या आपको ये पावर दी गई है कि आप कोई भी कानून को स्ट्राइक डाउन कर देंगे, कोई नया कानून बना देंगे, या आपको कानून में ये समीक्षा का ये अधिकार दिया गया कि कोई कानून बना उसमें समीक्षा करें? और कोई आपको यदि लगता है कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट कोई चीज़ जा रही है तो उसको आप उनको बता सकते हैं कि सर इसको आपको सही करना चाहिए। आप उसमें भी प्रेशर नहीं डाल सकते। संविधान में बहुत साफ लिखा है, आप जो एग्जीक्यूटिव है, जो लेजिस्लेटिव है, उसको आप ये कह सकते हो, आप उस पर दबाव नहीं डाल सकते। आपके हाथ में नहीं है कि आपने कभी भी स्ट्राइक डाउन कर दिया। जो एनजेएसी आया, आपने स्ट्राइक डाउन कर दिया, इलीगल है, अवैध है, उस पर मुकदमा चलना चाहिए, उस पर केस होना चाहिए राजद्रोह का। ये बहुत गंभीर बात है। हम आपकी मनमर्जी से देश नहीं चलेगा। 14 नंबर के सवाल पर आइए। क्या संविधान भारत के अनुच्छेद 131 के तहत मुकदमे के माध्यम से छोड़कर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच विवादों को हल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट किसी अन्य अधिकार क्षेत्र को रोकता है? बहुत सारी बातों में आ जाता है राज्य और केंद्र के बीच में कई जगह टकराव होता है। सुप्रीम कोर्ट कहता नहीं ये सब जुडिस है। नहीं, सब जुडिस नहीं है। राज्य और केंद्र की जब बात होगी तो यदि आपके पास कोई केस पेंडिंग भी, तो भी उसको केंद्र और राज्य कोर्ट के बाहर उसको उस मैटर को निपटा सकते हैं। जैसे कि कहीं राज्य सरकार थी, उसकी नहीं बन रही थी, चुनाव हुए, बदल गई, दूसरी राज्य सरकार आ गई, उससे सेटिंग बैठ गई, कोर्ट ने उसके साथ में एग्रीमेंट कर लिया, बात हो गई खत्म। अब कोर्ट ये कहता नहीं नहीं ऐसे कैसे हम डिसाइड करें? इतना आप डिसाइड नहीं कर सकते, आपको अधिकार नहीं है, क्योंकि ये राज्य और केंद्र के बीच की बात है। इसमें आपका अधिकार नहीं है। ये किसी व्यक्ति की बात नहीं है, ये सरकार टू सरकार की बात है। और सरकार तो यहाँ भी सर्वोपरि हो जा रही है सर, आपसे तो ऊपर हो ही जा रही है, सर्वोपरि नहीं है। अगर कोर्ट से तो ऊपर हो ही जा रही है, संविधान तो साफ बोलता है, तो फिर आप उल्टी बात कैसे कर सकते हैं? चलिए आप चलेंगे आगे। इतने सब के बाद अब आपको इतने सवाल उन्होंने दाग दिए आते ही, लेकिन भाई कहना क्या है? संविधान सबसे ऊपर, न्यायिक पुनर्विचार संवैधानिक कार्य, सुप्रीम कोर्ट ने संसदीय सर्वोच्चता का दावा खारिज किया। अरे गजब! नौकरी से बर्खास्त करके मुकदमा दर्ज करके ऐसे लोगों को जेल में डालना चाहिए जो ये कहें कि न्यायपालिका ऊपर है और सर्वोच्चता, संसदीय सर्वोच्चता नहीं है, संसदीय सर्वोच्चता ही है। संसद ही जनता है। आप समझ ही नहीं पाए, जनता सबसे पावरफुल है। वी द पीपल डू हियर बाय कॉन्स्टिट्यूट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग संविधान बना रहे हैं, हम, मैं और आप। हमने अपना एक नौकर चुना। हम रोज रोज नहीं जा सकते साहब दिल्ली, हमारा काम है, हमारी दुकान है, तो हमने एक नौकर अपना चुना। हम सब लोगों ने बोला यार एक अपने एक काम करते हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट से यार एक आदमी को चुनते हैं जो अपने काम करेगा, अपना नौकर चुनेंगे। क्या? जन सेवक, जनता का सेवक। ठीक है,
हमने उसको चुना और हमने उसको भेज दिया कहाँ, संसद में, दिल्ली जाएगा, ये काम करेगा, तू करता रहना जो करना है, ठीक है, समझ गया ना हमने क्या समझा। हाँ, अब वो हमारे काम कर रहा है। तो वहाँ जो बैठा हुआ सर वो जनसेवक, वो हमारा प्रतिनिधि है जनता का। संसद जो है वो जनता की है और जनता सर्वोपरि है, सबके ऊपर है, राष्ट्रपति के भी ऊपर है। हमारा मन करेगा हम राष्ट्रपति को हटा देंगे, हमारा मन करेगा हम प्रधानमंत्री को हटा देंगे, हमारा मन करेगा हम सरकार को हटा देंगे, हमारा मन करेगा हम किसी भी मंत्री को हटा देंगे, हमारा मन करेगा हम कानून बदल देंगे, हमारा मन करेगा हम नया कानून ले आएंगे, हमारा मन करेगा हम कानून को स्ट्राइक डाउन कर देंगे, हमारा मन करेगा। जो देश की जनता चाहेगी वो होगा। राजाशाही नहीं चल रही है इस देश में, कोर्ट नया राजा नहीं और ना इसे जनता स्वीकार करती है। इस बात को आपको समझना होगा। आप जो राजा बनकर बैठ गए हो, लठ लेकर बैठ गए हो, जो सर वो लठ नहीं है जो आपको दिया गया है माय लॉर्ड, वो अशोक की लाट है जो आपको दी गई है। आपको लग रहा कि वो लठ है, आपको लग रहा कि वो दंड है। दंड है, दंड नहीं है, दोनों में फ़र्क होता है। ठीक है, तो कृपया करके इसको समझें, इसको ऐसे ही इसको ना कर दें। विजयानंद जी आइए, स्वागत है। बंदर के हाथ में तलवार दे दी राजपूत ने, कौन से राजपूत ने दे दी भाई? इज जॉय प्लानिंग टू टेक एक्शन ऑन दिस मियाँ लॉर्ड? जय श्री राम। अभी आ रहा हूँ सिंह साहब, इसी पर आ रहा हूँ, बड़े दिनों बाद नजर आ रहे हो आप। गब्बर सिंह कह रहे हैं सर लाइक पाकिस्तान नाउ टाइम टू गिव जीपीएल। आएगा सर, उसका भी समय आएगा, आप रुकिए तो सही। आप 2 मिनट रुकिए, अभी थोड़ी देर में ही आपको सारी चीज़ें पटाक्षेप होती हैं। www.nitinshukla.com पर चले जाइएगा, वहाँ पर आपको QR कोड मिलेगा। उस QR